बेटे की सुहागरात पर भी सोने वाली सास। आसमान में चमकते चांद से थोड़ा ही सही मगर पूरा शहर रोशन है। वही रजनी के छोटे से घर के हॉल का अंधेरापन एक लालटेन दूर कर रहा है। लालटेन की रोशनी में रजनी, उसकी जेठानी सोनिया और ननद गीता फर्श पर बिछी चटाई पर आंखों में नमी लिए उदास बैठे होते हैं और रजनी का 12 साल का बेटा वैभव उसकी गोद में सिर रखकर लेटा होता है। जहां माहौल में अजीब सा सन्नाटा रहता है, तभी रजनी की जेठानी उसका हाथ पकड़ती है और रजनी, तू कब तक इस तरह अकेली रहेगी? अभी तेरी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है। दोबारा शादी कर ले, कोई सहारा मिल जाएगा। दीदी, मेरा सहारा मेरे सामने है। अब मेरी दुनिया बस यही है। अब मैं इसी के सहारे और ये मेरे सहारे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं अपनी सारी जिंदगी इसी की परवरिश में लगा दूंगी। तभी वैभव करवट बदलकर अपनी आंखें मलता है। माँ, मुझे नींद आ रही है। चल बेटा, छत में सुलाती हूँ तुझे, यहाँ बहुत गर्मी है। वैभव उठ खड़ा हो जाता है और रजनी भी उठकर कोने में रखी चटाई और एक तकिया उठाकर। सुन रही हो भाभी, हम आपको इतनी बड़ी बात समझा रहे हैं और आप? मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे बेटे को नींद आ रही है, मैं उसे सुलाने जा रही हूँ। इतना कहकर बिना किसी की तरफ देखे रजनी वैभव को लेकर हॉल की सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंच जाती है। छत पर ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जहां आसमान में तारे और छत पर हल्का अंधेरा होता है। रजनी छत पर चटाई बिछाती है और तकिए में सिर रखकर वैभव का सिर अपने कंधे पर रखकर लेट जाती है। तभी अचानक एक उल्लू उनके पास से उड़कर गुजरता है, जिसे देखकर वैभव सहम जाता है और रजनी से चिपक कर, माँ, डर लग रहा है। रजनी वैभव के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे लोरी सुनाती है। मीठे मीठे सपनों में खो जा राजा बेटा, सो जा राजा बेटा, अब तू भी सो जा राजा बेटा। डर मत मेरे लाल, मैं हूं ना तेरे पास। कुछ देर के बाद वैभव का डर दूर हो जाता है। वो रजनी के सीने से लगा रहता है। माँ, मैं जब भी आपके साथ सोता हूँ ना, तो मुझे चैन की नींद आती है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता किसी से। और पता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब भी आप ही के साथ सोऊंगा। मैं अकेले नहीं सोने वाला। अकेले मुझे नींद नहीं आती। हाँ बेटा, मैं तुझे अकेले कहाँ छोड़ने वाली हूँ। तेरे अलावा इस दुनिया में अब मेरा कौन ही सहारा है। तू मेरा सहारा है और मैं तेरा सहारा। रजनी और वैभव एक दूसरे से चिपककर सो जाते हैं। वैभव की डरने की वजह सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि वो लड़के थे जो उसे स्कूल और पार्क में बुली किया करते थे। जब भी वैभव स्कूल या पार्क से घर आकर बताता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उसकी माँ रजनी उसे हिम्मत देती। डर मत बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। अब उसके पिता तो थे नहीं, उन्हें गुजरे 2 साल हो चुके थे, तो वैभव अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया था और उसे हिम्मत देने के लिए उसकी माँ हमेशा उसके साथ सोती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। 12 साल का वैभव अब 27 साल का हो चुका था और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके वो जॉब भी करने लगा था, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसके साथ ही सोती थी। और फिर एक दिन 49 साल की हो चुकी रजनी रात के समय बिस्तर पर करवट लेकर लेटी सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लैपटॉप की हल्की रोशनी और कीबोर्ड की आवाज उसे सोने नहीं देती, क्योंकि उसी बिस्तर पर बैठा वैभव ऑफिस का कुछ काम कर रहा होता है। वैभव बेटा, बंद कर दे ये काम। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल सुबह कर लेना। बस 2 मिनट और माँ, बस बहुत जरूरी काम है। नहीं, कोई जरूरी काम नहीं है। काम बाद में करना, मुझे सोने दे। वैभव झुंझुलाकर लैपटॉप बंद कर देता है और ठीक है माँ, बंद कर रहा हूँ, अब सो जाओ आराम से। हाँ ठीक है, जल्दी से लैपटॉप साइड में रख और तू भी सो जा, नहीं तो मैं सो जाऊंगी तो तुझे कौन सुलाएगा। वैभव लैपटॉप बेड के साइड टेबल पर रखकर अपनी माँ के साथ बगल में लेट जाता है। उसकी माँ उसे माथे पर थपथपाती है, लेकिन वैभव अब बड़ा हो चुका था, नौकरी पर जाने लगा था, पर उसकी माँ के लिए वो आज भी वही छोटा बच्चा ही था जो उसके बिना सो नहीं पाता। वो ये बात नहीं समझ पाती थी कि अब उसके बेटे को भी प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस की जरूरत है, जिसे वैभव भी कभी भी अपनी माँ से इसके बारे में कह नहीं पाया, क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। वैभव लैपटॉप रखकर लेटा ही था कि तभी बेड साइड टेबल पर रखा उसका फोन वाइब्रेट करता है। अब कौन है इतनी रात में जो तुझे फोन कर रहा है? वैभव जल्दी से फोन टेबल से उठाता है और डिस्प्ले में कुसुम का नाम देखकर, अरे कोई नहीं माँ, कंपनी वाले हैं, इमरजेंसी है, मैं अभी बात करके आता हूँ। वैभव तेजी से बैल्कनी की तरफ भागकर कॉल बैक करता है और कॉल पिक करते ही, दिन में तो तुम्हें काम से फुर्सत नहीं मिलती और रात में तुम्हारी माँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। आखिर मैं बात करूँ कब तुमसे? अरे तुम्हें तो सब पता है यार, मेरे और मेरी माँ के बारे में। मैं बचपन से ही माँ के साथ सोता हूँ और मेरी माँ मेरे साथ, क्योंकि माँ को लगता है कि मुझे उसके बिना नींद नहीं आएगी। तभी रजनी भी बैल्कनी में आ जाती है और वैभव के पीछे खड़ी होकर, बेटा ये तो कंपनी का कॉल नहीं है, तो इतनी रात में किससे बात कर रहा है? वो माँ, तुझे जो भी बात करनी है कल कर लेना, अभी चल सो जा, रात काफी हो गई है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, चल तुझे सुला दूं। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ओके बाय। इतना कहकर वैभव फोन कट कर देता है और अपनी माँ की तरफ मुड़कर,
अच्छा अब चलो माँ। ऐसे ही वैभव अपनी माँ की वजह से ना ही काम कर पाता था और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड कुसुम से बात कर पाता था। और फिर अगले दिन वैभव ऑफिस से छूटने के बाद कुसुम को एक कैफे में बुलाता है और थोड़ी देर में दोनों टेबल पर बैठे कॉफी पीते हुए। अब मैं तंग आ चुकी हूँ वैभव, तुम्हारी इस माँ के साथ सोने की आदत से। ना मैं तुमसे ढंग से बात कर पाती हूँ, ना मेरे कपल गोल्स पूरे हो पाते हैं। मैं चाहती हूँ मैं रात भर तुमसे बात करूँ, तुम्हें जगाए रखूँ। यार मैं भी यही कहना चाहता हूँ कुसुम, पर तुम मेरी माँ को समझो। उनका ना प्राइवेसी नाम से कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे रात में अकेला छोड़ती ही नहीं है और जब तक मैं सो नहीं जाता ना वो खुद भी नहीं सोती हैं। अच्छा तो एक काम करो, शादी कर लेते हैं, कम से कम तब तो रात में मुझे तुम्हारा टाइम मिलेगा। हाँ ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें अगले संडे को ही अपनी माँ से मिलवा देता हूँ। देखना कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी तुम्हारी माँ हमारे साथ सोए, मतलब सुहाग रात में भी। तुम पागल हो क्या? मेरी माँ बच्ची नहीं है। उन्हें इतना समझ में आएगा कि बेटे की शादी हो गई है, सुहाग रात है और उन्हें अब मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। अरे बाबा मैं मजाक कर रही थी। अच्छा मैं तुम्हें अपनी माँ से संडे को मिलवाता हूँ, ओके? और फिर अगले संडे वैभव कुसुम को अच्छी सी पीली साड़ी पहनाकर अपने घर ले जाता है और हॉल में सोफे पर बैठी अपनी माँ के पास ले जाकर, माँ ये कुसुम है। रजनी गौर से कुसुम को सिर से पैर तक देखती है और हाँ मैं जानती हूँ ये कौन है। ये वही है ना जिसके रात भर मैसेज और कॉल आते थे। माँ तुम्हें कैसे पता? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा ऐसे ही नहीं कर दिया। लड़की तो अच्छी है। माँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही रजनी उठकर खड़ी हो जाती है और कुसुम से नजरें मिलाकर, सुन, जैसे मैंने अपने बेटे का ख्याल रखा तू रख पाएगी ना? हाँ माँ जी रख लूंगी, मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ। सोच ले, उसे मेरे बिना नींद नहीं आती, जैसे मेरे साथ सोता है वैसे तू सुला पाएगी ना? आप चिंता मत करिए। ठीक है, अगर तू ऐसा कर सकती है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। शादी की बात करके वैभव रजनी को उसके घर छोड़ आता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और फिर एक रात वैभव अपनी माँ के बगल से लेटा हुआ कॉल पर रजनी से बात कर रहा होता है। तभी चलो बताओ, तुमने सुहागरात के लिए क्या क्या सोचा है? वैभव अपनी माँ की तरफ देखता है जो उससे टकटकी लगाए देख रही थी। तभी वैभव एकदम से कमरे से उठकर बाहर बैल्कनी में चला जाता है। अरे तुम क्या करती हो कुसुम? तुम्हें पता तो है मेरी माँ मेरे साथ में होती हैं। अगर वो हमारी बातें सुनेंगी तो क्या सोचेंगी कि उनकी बहू कितनी बेशर्म है। वैभव कुसुम से बालकनी में बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ पीछे पीछे बालकनी में आ जाती है और बेटा अब तुम दोनों की शादी तो होने ही वाली है, शादी के बाद बात कर लेना। बहू कहाँ भागी जा रही है, चल चल के सो जा। अच्छा ठीक है माँ, तुम चलो मैं बाय बोलकर आता हूँ। तभी रजनी तुरंत वैभव से फोन ले लेती है और कान में लगाकर, बाय बहू, तू भी सो जा, मेरे बेटे को भी सोने दे, अब शादी के बाद बातें कर लेना। रजनी फोन काटकर वैभव को अपने साथ लेकर कमरे में चली जाती है। उसे सुलाने के बाद ही सोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और तय मुहूर्त पर वैभव और कुसुम की शादी हो जाती है। दुल्हन के जोड़े में अपने दूल्हे वैभव के साथ शाम के समय गृह प्रवेश करके हॉल में खड़ी कुसुम। बहुत हुआ छुप छुप कर बातें करना, बहुत हुआ टाइम के लिए तरसना। अब तो शादी हो गई है तो साथ में ही रहना है। अब सुकून से वैभव के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी। तभी उसके पास रजनी की जेठानी, ननद और दूसरे रिश्तेदार आते हैं और बहू देख, तेरी सास ने बहुत कुछ सहा है। तेरे ससुर के ना रहने के बाद इसने तेरे पति का ख्याल रखा, पाला पोसा, उसे काबिल बनाया। तो अपनी सास को दुख मत देना, उसका ख्याल रखना। और ये सोचना कि वैभव तेरा पति बाद में है, पहले तेरी सास का बेटा है, उसके बुढ़ापे का सहारा है। कुसुम को समझाकर सभी रिश्तेदार एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वैभव, कुसुम और रजनी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ माहौल में हल्की चुप्पी और थकावट होती है। वहीं कुसुम और वैभव एक दूसरे को चोरी छिपे देखकर इशारों इशारों में बात करते हैं। बस अब कुछ देर और, हाँ फिर इंतजार खत्म हो जाएगा। तब रजनी खड़ी होती है और जमाई लेती है। चलो ठीक है, तुम दोनों कमरे में जाकर आराम करो, मैं भी काम सौटे कर लूँ। तभी वैभव और कुसुम तुरंत खड़े होकर अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं और जल्दबाजी में कमरे के अंदर जाकर कमरे का दरवाजा बंद करना ही भूल जाते हैं। कमरे में पहुंचकर कुसुम देखती है कि पूरा कमरा फूलों से सजा होता है। तभी वैभव उसे कमर से पकड़ लेता है। वाह, कमरा कितना प्यारा सजाया है। तभी कुसुम की नजर बिस्तर पर रखी 3 तकियों पर पड़ती है। अरे ये 3 तकिए क्यों रखे हैं? माँ ने शायद गलती से रख दिया होगा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी हटा देता हूँ। वैभव जैसे ही उस तकिए को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी रजनी दरवाजे से अंदर आती है। अरे तू ये तकिया क्यों हटा रहा है? वैभव और कुसुम दोनों चौंक कर रजनी की तरफ देखते हैं और फिर, माँ तुम दूध का ग्लास क्यों नहीं लाई? सुहागरात पर तो दूध पीना होता है ना? रजनी माथे पर हाथ रखते हुए, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, अभी लाई। और हाँ ये तकिया वहीं वापस रख दे। कुसुम और वैभव एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते। रजनी उनकी हैरानी को नजरअंदाज करते हुए
बिना कुछ कहे रसोई की तरफ चली जाती है। रजनी के जाने के बाद वैभव और कुसुम ने नजरें मिलाई ही थी कि कुछ मिनट के बाद रजनी दूध का ग्लास लिए वापस आ जाती है और वैभव को देखते हुए, ये ले, पी ले जल्दी से। जिसके बाद रजनी बिस्तर को ध्यान से देखकर चादर की सिलवटें ठीक करने लगती है और इधर वैभव और कुसुम एक दूसरे को देखकर इशारों इशारों में बात करते हैं। क्या हुआ? तुम्हारी माँ जाग क्यों नहीं रही है? तुम्हारी माँ यहीं रुकेंगी क्या? इन्हें कहो ना जाने को। अरे रुक जाओ, हम जिंदगी भर इसी कमरे में सोए हैं। आज आखिरी बार अच्छे से सो जाने दो, अब थोड़ी ना हमारे साथ सोएंगी। काफी देर तक रजनी वहीं खड़ी कभी वार्डरोब की तरफ तो कभी ड्रेसिंग की तरफ तो कभी बेड की तरफ ध्यान से देखती रहती है। उसके चेहरे के हाव भाव से लग ही नहीं रहा था कि जैसे उसे पता है कि आज उसके बेटे की सुहागरात है। ऐसे ही फिर अचानक से रजनी वैभव की तरफ देखकर, क्या हुआ? दूध क्यों नहीं पी रहा है? पी ले, फिर मुझे सोना भी है। हाँ हाँ माँ, पी रहा हूँ। कुसुम वैभव की आंखों में देखकर, जल्दी से दूध पियो और अपनी माँ को यहाँ से जाने को कहो। जल्दी पी, तू दूध पिएगा तभी तो सोऊंगी मैं। इतना सुनकर वैभव फटाफट दूध का ग्लास खाली करके खाली ग्लास अपनी माँ को दे देता है। जिसके बाद रजनी ग्लास रखने रसोई में चली जाती है और फिर वैभव जल्दी से दरवाजा बंद कर लेट जाता है और उत्साह से कुसुम को पकड़कर उसके साथ बिस्तर पर कूद जाता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर, ओ लगता है माँ फिर कुछ भूल गई। तभी वैभव दरवाजा खोलकर देखता है कि रजनी चादर लिए दरवाजे पर खड़ी हुई है। माँ तुम, और ये चादर किस लिए है? क्या तूने मुझे पागल समझ रखा है? बचपन से तू मेरे साथ सोता आया है तो मुझे पता है तू अब भी मेरे बिना नहीं सो पाएगा। अरे माँ, मेरी शादी हो गई है और मैं अब अपनी पत्नी के साथ हूँ। आज मेरी सुहागरात है तो मुझे अपनी पत्नी के साथ समय चाहिए ना। अच्छा, बीवी के आते ही बीवी का गुलाम बन गया? मुझे पता है तू ये सब अपनी बीवी के डर से कह रहा है। तुझे समय चाहिए तो दिन भी है, सिर्फ रात नहीं। वैभव दरवाजे से कुसुम की तरफ देखने लगता है। वो कुसुम के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ देख पाता है। अब मुझे रास्ता दे और अंदर आने दे। इतना कहकर रजनी अचानक से वैभव को कोहनी मारकर दरवाजे से हटाकर कमरे के अंदर चली जाती है। तभी कुसुम रजनी की तरफ देखकर, ये कैसी सास है मेरी? क्या इनको समझ में नहीं आता कि आज इनकी बेटी की सुहागरात है? क्या इन्होंने कभी सुहागरात नहीं मनाई? मुझे अब सच में इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वैभव कुसुम का चेहरा देखता है और समझ जाता है कि कुसुम गुस्से में आग बबूला हो रही है। वो तुरंत अपने कान पकड़कर इशारे से कुसुम से सॉरी बोलता है और, प्लीज यार आज रात सो जाने दो, आज के बाद नहीं सोएंगी। रजनी बिस्तर पर आकर बीच वाले तकिए में सिर रखकर लेट जाती है और वैभव की तरफ देखकर बगल वाले तकिए में आने का इशारा करती है। बेटा तू भी आके इधर सो जा। फिर वैभव अपनी माँ की बात मानकर उसी तकिए में सिर रखकर लेट जाता है। ऐसी रजनी अपने बेटे और बहू दोनों के बीच में आकर सो जाती है। ऑकवर्ड सिचुएशन है ना, लेकिन सिर्फ बेटे और बहू के लिए, क्योंकि माँ का बेटे के लिए प्यार उसे ये सोचने ही नहीं दे रहा। वैभव और कुसुम अब इशारों में भी बात नहीं कर पाते, इसीलिए वो दोनों अपना फोन उठाते हैं और मैसेज में बात करते हुए, तुम्हारी माँ सच में ही पागल है? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बस आज रात ही थोड़ा झेल लो, कल मैं इन्हें समझा दूंगा या खुद ही समझ जाएंगी। कुसुम गुस्से में बेड साइड टेबल पर फोन रख देती है और आंख बंद करके लेट जाती है और फिर कुछ देर के बाद सो जाती है। उसकी सास तो वैभव के बिस्तर पर आने के कुछ देर बाद ही सो गई थी, वो भी वैभव के सिर पर हाथ फेरती हुई। वैभव भी फोन रखकर सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। काश माँ कल अपने आप समझ जाएं कि बेटे और बहू को पर्सनल स्पेस चाहिए और 2 लोगों के बिस्तर पर 3 लोग नहीं सो सकते। वहाँ करवट बदलने की भी जगह नहीं होती। तभी रजनी कुसुम की तरफ करवट बदलती है, जिससे कुसुम बिस्तर से नीचे धड़ाम से गिर जाती है। वो कोहनी सहलाते हुए गुस्से में भनभना कर उठती है और वैभव के पास जाकर, क्या मुसीबत है? अब तुम अपनी माँ को उठा रहे हो या मैं उठाऊं? अरे शांत हो जाओ, माँ को मत उठाओ, मैं सोफे पर या जमीन पर सो जाता हूँ। वैभव तकिया लेकर बिस्तर से नीचे जमीन पर चादर बिछाकर सो जाता है और कुसुम बिस्तर पर। और फिर जैसे ही रजनी की नींद गहरी होती है उसके खर्राटे शुरू हो जाते हैं। वो करवट बदलकर अपने पैर कुसुम के ऊपर रख देती है, जिससे कुसुम की नींद टूट जाती है। ऐसे ही ये सिलसिला रात भर चलता रहता है, जिस वजह से कुसुम अच्छे से सो नहीं पाती। वहीं रजनी के खर्राटे से परेशान होकर कुसुम अपने कान बंद कर लेती है और, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मैंने सोचा था कि सुहागरात पर रात भर जागकर पति के साथ ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन सास की वजह से सब बर्बाद हो गया। ऐसे ही रात बीतती है और रात भर अच्छे से सो ना पाने के कारण अगली सुबह कुसुम किचन में उबासी लेते हुए नींद से परेशान होकर किचन में अपनी पहली रसोई की खीर बना रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास की जेठानी और ननद आती हैं और, अरे बहू, लगता है रात भर सोई नहीं हो। हाँ पहली रात की थकान है। कुसुम शर्माने का नाटक करती है लेकिन उसके मन में गुस्सा भरा होता है। हाँ, सोने तो नहीं दिया, लेकिन मेरे पति ने नहीं, बल्कि मेरे पति की माँ ने। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सुहागरात मेरे पति के साथ नहीं बल्कि मेरी सास के साथ था। इतना सोचते हुए कुसुम खीर जैसे तैसे बनाकर हॉल में ले आती है और हॉल में आकर देखती है कि उसकी सास दीवार पर टंगी अपने पति की फोटो पर हार चढ़ा रही होती है। देखो तो कैसे सुहागरात में मेरे और मेरे पति के बीच में आकर अपने स्वर्गवासी पति से कैसे प्यार जता रही है।
मेरी सासू माँ। कुछ देर में घर में मौजूद सभी लोग हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और कुसुम की पहली रसोई की खीर खाकर वैभव ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर ऑफिस से आकर अपनी पिछली रात की अधूरी रह गई सुहागरात पूरी करने के लिए वैभव डिनर करने के बाद किचन में जाकर बर्तन साफ करने में कुसुम की हेल्प करता है और जल्दी जल्दी बर्तन साफ करके वो दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं। चलो शुक्र है आज रात तो हम। तभी वैभव देखता है कि उसकी माँ पहले से ही बिस्तर पर बैठी हुई हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। फिर से अपनी सास को बिस्तर पर देखकर कुसुम हताश हो जाती है। फिर से नहीं। क्या हुआ बहू, तुम क्या सोच रही हो? आओ, इस तरफ मेरा बेटा सो जाएगा, इस तरफ तुम सो जाना। पहले सिर्फ बेटा मेरे साथ सोता था, अब बहू भी मेरे साथ सोएगी। वो दोनों रजनी के बगल में बैठ जाते हैं, रजनी वैभव के सिर पर हाथ फेरते हुए। बहू, तुझे पता है मेरा बेटा भले ही बड़ा हो गया है, लेकिन उसे मेरे बिना नींद ही नहीं आती। मम्मी जी, अब तो समझिए, अब आपके बेटे की शादी हो गई है, अब उसे अपनी बीवी के साथ नींद आएगी। आप उसे अकेला छोड़ दो। रजनी कुसुम की बात अनसुनी कर देती है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, दिन भर के काम से थके होंगे। पिछली रात की तरह ही रजनी अपने बेटे और बहू के बीच में सो जाती है। उसके खर्राटे लेने की वजह से कुसुम सो नहीं पाती। तभी रजनी के करवट लेते ही कुसुम फिर जमीन पर गिर जाती है। वो आंखें मलते हुए उठकर वैभव के पास जाती है, जहां वैभव उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर माजरा समझ जाता है। तुम आराम से सो बिस्तर पर, मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं, आज तुम सो अपनी माँ के साथ, मैं नीचे सोऊंगी। कल रात भर मैं सो नहीं पाई, तुम्हारी माँ के हाथ पैर बहुत चलते हैं। कुसुम वैभव के सिर से तकिया खींचती है और जमीन पर चादर बिछाकर सो जाती है। अगले 3 दिनों तक यही चलता रहता है। अपनी सास की वजह से सुहागरात ना बना पाने और नींद ना पूरी होने की वजह से कुसुम पूरी चिड़चिड़ी हो जाती है। उसका पूरा दिन सुबह वैभव को टिफिन देने में, रात में डिनर सर्व करने में और किचन में बर्तन साफ करने में निकल जाता है। रजनी को ये सब देखकर लगता है कि उसके बहू और बेटों के बीच में कुछ गड़बड़ है। तभी वो किचन में बर्तन साफ कर रही कुसुम के पास जाती है और क्या हुआ बहू, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारा रिश्ता मजबूत नहीं लग रहा। 2-3 दिनों में ही तुम बेटे से इतनी नाराज हो गई, कुछ बात हो तो बताओ। माँ जी, रिश्ता मजबूत होने के लिए पति पत्नी को साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। लेकिन आपकी वजह से हमें प्राइवेसी नहीं मिल पा रही, तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे होगा? बहू, तुम नहीं समझोगी ये माँ का बेटे के लिए प्यार। माँ जी, मैं समझती हूँ, लेकिन आप कब समझोगी? अब आपके बेटे की शादी हो गई है और माँ का बेटे के लिए प्यार पति और पत्नी के प्यार के आड़े आ रहा है। रजनी अपने बहू बेटी की भावना नहीं समझती और लगातार उन दोनों के बीच सोती रहती है। और अपनी नींद पूरी करने के लिए वो दोनों पति पत्नी बारी बारी से जमीन पर सोते। अगर पहला जमीन पर सोता तो दूसरा बिस्तर पर। ये सिलसिला लगातार चलता रहता। इस वजह से कुसुम थकी थकी रहने लगती है। और फिर एक सुबह जब कुसुम घर के बाहर सब्जी वाले भैया के ठेले के पास खड़ी उबासी लेते हुए सब्जी तौलवा रही थी, तब उसकी पड़ोसन किरण उसके पास आती है और लगता है तुम्हारा पति रात भर तुम्हें जगा कर रखता है। कुसुम कोई जवाब नहीं देती, बस उसे गुस्से से देखती है और सब्जी लेकर हॉल में आ जाती है। जब सोफे पर बैठे अपने पति की तस्वीर साफ करती हुई उसकी सास, बहू, जितनी थकी हुई तुम आजकल रहती हो, इस घर में उतना काम तो होता नहीं है, तो तुम इतना थक कैसे जाती हो? बुढ़िया, इसकी वजह तू है और अनजान ऐसे बन रही है जैसे कि दूध पीती बच्ची हो। मेरी सुहागरात खराब करके तू क्या चाहती है? जिंदगी भर हम दोनों के बीच सोए? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुझे बताऊंगी कि माँ बेटे का प्यार पत्नी के आ जाने के बाद कम नहीं होता, लेकिन बदल जरूर जाता है। अब कुसुम अपनी सास से उसी की बुराई तो नहीं कर सकती थी, इसलिए एक दिन वो अपनी फ्रेंड अमीशा से मिलने एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ टेबल पर बैठकर ब्राउनी खाते हुए। और बता, जीजू ने तुझे सुहागरात में क्या गिफ्ट दिया था और तूने उन्हें क्या दिया? सुहागरात पर मेरे पति ने साथ में सोने वाली सास गिफ्ट करी। क्या मतलब? ये क्या बोल रही है? कुसुम उसे पूरी बात बताती है और पूरी बात सुनने के बाद अमीशा माथा पकड़कर बैठ जाती है। कैसी सास है तेरी? क्या उन्हें नहीं पता कि सुहागरात क्या होती है? अगर उन्हें अपने बेटे के साथ ही जिंदगी भर सोना था तो उन्होंने अपने बेटे की शादी क्यों की? और तू इतना झेल कैसे रही है? अगर मैं तेरी जगह होती तो पति को लेकर कब का अलग हो जाती। देख, मेरे ससुर नहीं है, मेरी सास ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं बुढ़ापे में किसी की माँ को उसके बेटे से अलग नहीं करना चाहती और न ही जवानी में मैं अपने पति से अलग रहना चाहती हूँ। ठीक है, फिर तू कोई बीच का रास्ता निकाल जिससे तेरी सास को समझ में आ जाए कि अब उनका बेटा किसी का पति है और तुझे तेरा पति मिल जाए। अपनी फ्रेंड को सारी बात बताकर कुसुम अपना मन हल्का कर लेती है। अपनी फ्रेंड से अपनी सास को समझाने का आइडिया लेकर कुसुम घर वापस लौटती है और फिर अगली सुबह हॉल में अपनी सास को साफ सुथरी साड़ी पहने छोटे साफ कपड़े से अपने ससुर की तस्वीर साफ करके टेबल पर रखे ताजे गुलाब के फूलों की माला बनाकर तस्वीर पर चढ़ाते देखती है। जब से इस घर में आई हूँ रोज यही देखती हूँ। माँ जी सुबह उठकर सबसे पहले पापा जी की तस्वीर साफ करती है, फिर हार चढ़ाती है। उन्हें पापा जी की तस्वीर की बहुत परवाह है, हर चीज से ज्यादा। तभी उसे एक आइडिया आता है। आइडिया? अब मेरे ससुर जी ही सास को समझाएंगे। कुसुम अपने ससुर की तस्वीर को निहारती हुई अपनी सास के पास पहुंचती है और पापा जी को गुजरे हुए इतना समय हो गया, आपको उनकी याद आती होगी ना?
याद तो बहुत आती है बहू, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकती ना। मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं था तो वो मेरे साथ नहीं है, बेटे का प्यार था तो बेटा साथ है, और अब तुम जैसी बहू भी मिल गई है। बस अब एक पोता या पोती आ जाए तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पोता या पोती कैसे आएगी माँ जी? आप हमें थोड़ी सी भी स्पेस तो देती नहीं है। आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती, हमारे साथ हमारे बेडरूम में ही सोती है। यहाँ तक कि हमारी सुहागरात पर भी आप हमारे साथ ही सोई थी। तो क्या कहा बहू? कुछ नहीं माँ जी, आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपको दादी बनने का सुख भी मिल जाएगा। इतना कहकर कुसुम किचन में चली जाती है और कुछ देर के बाद जब उसकी सास अपने कमरे में आई तो वो हॉल में आकर सावधानी से यहाँ वहाँ देखकर तस्वीर की माला गिरा देती है और फिर जल्दी से वहाँ से हटकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद रजनी जब वापस आती है और गिरी हुई माला देखकर, ये किसने किया? कुसुम रजनी के पास आती है और गिरी हुई माला देखकर, माँ जी लगता है बिल्ली ने गिरा दिया होगा। बिल्ली? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, तो आज कैसे हो गया? माँ जी आज तक ऐसा भी तो नहीं हुआ कि बेटे की सुहागरात पर सास उसके साथ सोई हो, ये भी तो हुआ है ना? अच्छा हाँ। रजनी चुपचाप माला उठाकर फिर से उस तस्वीर पर चढ़ा देती है और फिर उसी रात हमेशा की तरह अपने कमरे में कुसुम अपनी सास के साथ लेटी होती है और वैभव जमीन पर सो रहा होता है। मेरी तरकीब काम कर रही है, बस माँ जी समझ जाए। फिर अगली सुबह रजनी हॉल में सोफे पर अपने बेटे और बहू के साथ बैठी अपने पति की तस्वीर साफ कर रही होती है। देखा, मुझे कितना प्यार करने वाला बेटा मिला है और बहू भी मेरा कितना सम्मान करती है। काश आप यहाँ होते तो देखते। इतना कहकर तस्वीर साफ करके रजनी दीवार पर टांग देती है और फिर हमेशा की तरह माला चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अपने पति के ऑफिस जाने के बाद हॉल की साफ सफाई करने के बहाने कुसुम झाड़ू से अपने ससुर की तस्वीर साफ करने लगती है। ससुर जी मुझे माफ कर देना, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी है, नहीं तो आपकी पत्नी जिंदगी भर अपने बेटे के साथ ही सोएंगी। तभी अचानक रजनी वहाँ आ जाती है। उसे ऐसा करता देखकर उसके पास आती है और, बहू ये क्या कर रही हो तुम अपने ससुर की तस्वीर को झाड़ू से क्यों मार रही हो? अरे माँ जी मैं मार नहीं रही, तस्वीर में धूल जम गई थी ना, बस वही साफ कर रही हूँ। और इतना परेशान क्यों हो रही है, आखिर तस्वीर ही तो है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तुम्हारे ससुर जी है, और आज के बाद इसे सिर्फ एक तस्वीर कहने की हिम्मत मत करना। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, अगली बार से ध्यान रखूंगी। कुसुम अपनी सास के मन पर अपना आखिरी प्रहार हॉल का इंटीरियर चेंज करने के बहाने करती है। रजनी से ही परमिशन लेकर कुसुम हॉल के सोफे के कवर और हॉल की दीवारों पर नया वॉलपेपर लगवाती है और अपने ससुर की तस्वीर निकालकर दूसरे कमरे में व्यवस्थित कर देती है। कुसुम हॉल का इंटीरियर पूरी तरह से बदल देती है। उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह बहू, वॉलपेपर बहुत अच्छा है, तुमने बदलवाने का सोचकर अच्छा किया। तभी रजनी की नजर उस जगह पर जाती है जहाँ उसके पति की तस्वीर लगी रहती है, लेकिन अब वहाँ कुसुम और वैभव की एक बड़ी खुशहाल तस्वीर लगी है। बहू वहाँ पर तुम्हारे ससुर की तस्वीर थी, वो कहाँ गई? और तुमने उनकी तस्वीर हटाकर अपनी तस्वीर लगाने की हिम्मत कैसे की? माँ जी मैंने तस्वीर नहीं हटाई, हो सकता है वॉलपेपर लगाने वाले ने वो तस्वीर हटाकर उसकी जगह मेरी तस्वीर लगा दी हो। वो तस्वीर मेरे पास उनकी आखिरी निशानी थी। मैं जब भी उदास होती थी, दुखी होती थी, अकेला महसूस करती थी, तब मैं वही तस्वीर देखकर उनसे बात करके अपना मन हल्का करती थी। पता है बहू, मेरे जितने आंसू उस तस्वीर ने बहते देखे हैं किसी ने भी नहीं देखे, क्योंकि मैं सबके सामने हंसती थी, सबके सामने खुश होने का नाटक करती थी, लेकिन दुख सिर्फ उनकी तस्वीर के सामने ही जाहिर करती थी। अब मैं तस्वीर के बिना उनसे कैसे बात करूंगी? माँ जी आपसे एक बात कहूँ, मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हुए सालों हो गए, फिर भी आज भी आप उनकी तस्वीर में उन्हें ढूंढती हैं। लेकिन क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? मेरा पति तो जिंदा है, मेरी आंखों के सामने है, फिर भी मैं उनसे दूर हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? सुहागरात की बात से रजनी ने जो कुछ भी किया कुसुम वो सारी बात कहती है। आपकी बेटे के साथ सोने की आदत की वजह से ना मैं शादी से पहले उनसे बात कर पाई और न ही शादी के बाद, यहाँ तक कि मैं सुहागरात में भी उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, सिर्फ आपकी वजह से। तो तूने इसलिए अपने ससुर की तस्वीर हटाई? कुसुम रोती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है और वहाँ पर रखे अपने ससुर की तस्वीर लाकर अपनी सास को दे देती है और कहती है, माँ जी मैं अपने ससुर जी की तस्वीर का उतना ही सम्मान करती हूँ जितना आपका। उनकी तस्वीर मैंने संभाल कर कमरे में रख दी थी, मैंने ऐसा सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। रजनी अपने पति की तस्वीर लेकर उसी कमरे में चली जाती है जिस कमरे में कुसुम ने ये तस्वीर रखी थी। वो दिन उदासी भरा बीतता है और रात होते ही कुसुम और वैभव अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में पहुंचकर वैभव जैसे ही दरवाजा बंद करने वाला होता है, कुसुम उसका हाथ पकड़ लेती है और, रुक जाओ, माँ जी आती होंगी, दरवाजा बंद मत करो, वो फिर हमें परेशान करेंगी। फिर दरवाजा खुला छोड़कर वो दोनों बिस्तर पर बैठकर रजनी के आने का इंतजार करने लगते हैं। वो दोनों इंतजार करते हैं, काफी देर हो जाती है, तब वैभव कहता है, आज पता नहीं क्या हुआ, माँ आई क्यों नहीं? कहीं तुम्हारी बात का उन्हें कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं लग गया? मुझे भी फिक्र हो रही है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ।
चलो देखते हैं। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलते हैं और पूरे घर में रजनी को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। फिर उस कमरे में जाते हैं जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो कमरे के अंदर देखते हैं कि रजनी जमीन पर एक चटाई बिछाकर सो रही थी। उसके सीने से उसके पति की तस्वीर लिपटी हुई है। वो चैन से शांति से सो रही है। वैभव और कुसुम एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फाइनली माँ जी को ये बात समझ में आ गई कि उनका बेटा भले ही बड़ा हो चुका है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, तो अब वो कमरे में अपनी पत्नी के साथ सोएगा। उम्मीद तो यही है। वो दोनों बाहर आकर धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और अपने कमरे में लौट आते हैं।